हम चर्चा कर रहे थे केदार अंग के अंतर्गत राग केदार की। राग केदार जो है वो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है। कल्याण ठाट के अंतर्गत आने की ऐसी क्या विशेषता है? कुछ विद्वान या कुछ ग्रंथों में इसको बिलावल के अंतर्गत भी माना गया है, लेकिन अधिकतर विद्वान इसको कल्याण ठाट के अंतर्गत मानते हैं। अब कल्याण अंग इसमें कहां पर आता है वो आपको बताएं। पसादा पसादा प, तो पंचम से षड्भुजन सारे सा सादा प। अब ये जो है कल्याण यहाँ पर आता है। दूसरा इसमें सादा प म पद प म, ये लगा देने से केदार अंग सामने आ जाता है। पसारे सादा प, इसको गाते हुए पसारे सादा प म पद प म प म पद प म सारे सा। तो ये जो म पद प म तीव्र मध्यम जो इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका एकदम से केदार अंग को सामने ले आता है। दूसरी चीज ये है कि केदार में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। शुद्ध मध्यम सा म म प, हारों में भी इस्तेमाल होता है। सा द प म प द प म सा रे सा म सा रे सा, अवरोह में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी शुद्ध मध्यम आरोह अवरोह दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन तीव्र मध्यम एक ही जगह इस्तेमाल होता है। म पद प म सा द प म प म पद प म। तो ये जो एक स्वरगुच्छ है, स्वर समुदाय है, इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, जो केदार की एक विशिष्टता है। केदार अंग जहाँ पे सामने आता है और ये राग में बहुत खूबसूरत लगता है। जब हम इस राग के को गाते हैं या केदार अंग को दर्शाते हैं तो सा म म प म प म प द प म, इतना कहते ही राग केदार एकदम सामने आ जाता है। केदार अंग भी जो है वो एकदम सामने आता है। तो राग को जब हम कहें कि हम उसको गाते हैं और जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो उसकी जो समस्याएं कहें, समस्याओं तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ उसकी जो करते करते जो हमें वो समझ या हमें किसी चीज़ की अभ्यस्तता यानी उस पर पकड़ जो है हमारी मजबूत तब होती जब हम उसको प्रैक्टिकली करें। यदि हम ये कहते हैं कि राग केदार में अमुक स्वर प्रयोग होते हैं, अमुक उसका अंग है, इस प्रकार से सिर्फ थ्योरेटिकली आपको बताती जाऊं तो समझ आ जाएगा, आप उसको नोट डाउन भी कर लेंगे, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली समझाऊंगी तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और भी समझ में आएगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। जब आप खुद अपने तानपुरे पर जो है उसको उसके साथ उसको गाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अंग कैसा है। और इस प्रकार की जो समझ होती है जो कि क्रियात्मक रूप में की भी होती है, वो समझ जो है वो आपकी हमेशा के लिए रहती है। चाहे आप उस राग को थोड़े समय के बाद गाएं, तब भी आपको समझ में आता है कि इस राग में ये अंग है, इस राग में ये खास स्वर गुच्छ हैं जिनको गाने बजाने से वो राग आपके सामने स्पष्ट होता है। तो फिर से मैं कुछ विशिष्ट स्वर समुदाय जो राग केदार को स्पष्ट करते हैं वो मैं आपके सामने बताती हूँ। सा सा म म प, पहला हा गंधार जो उसकी छाया लगती है,
मा पद प मा। दूसरा हा सा रे सा। तीसरा हा प सा रा प हा। ये चौथा। तो अब इन स्वरगुच्छों को यदि आपने अभ्यास कर लिया, याद कर लिया, तो राग केदार तो आपके सामने स्पष्ट हो गया। कैसे? सा रे सा मा मा पा प सा रा प मा प द प मा सा रे सा। तो ये स्वरगुच्छ याद करने बहुत ज़रूरी हैं। इनको आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तभी आपको याद होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा इसको कैसे प्रयोग करना है। जो आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, शास्त्र पक्ष है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक रूप जो उसका है वो सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है, प्रयोग करने से चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से गा बजा सकते हैं। एक उदाहरण और राग केदार का प्रस्तुत करती हूँ। बहुत पसंदीदा बंदिश है ये, जो कि परंपरागत बंदिश जिसे कहा जाए। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पहिरत मुदित भई ब्रज बाला रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा। ये जो बंदिश चल रही है ये कहाँ से शुरू होती है? कान्हा धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता ता। कान्हा मुखड़ा कितनी मात्रा का है? कान्हा कान्हा 3 मात्रा का मुखड़ा है, तो 16 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आया? धा तिन तिन ता। कान्हा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कान्हा रे। 13 मात्रा निकल जाने के बाद 14वीं मात्रा से इसको शुरू किया जाता है। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा समा म पा, कान्हा नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन,
सा ध प म प ध प म। कभी कभी म प ध नि ध प म प ध प म। सा म प प म प ध नि ध प ध प म। प सा ध प म प ध नि सा ध प म। सा रे सा म प ग न रे नंदन नंदन कान। अब इसकी पलटे देखिए। सा रे सा म रे सा म ग प म ध प म प म रे सा। अब जब हम इसकी पलटों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम गांधार जिसकी छाया जिसका कर्ण लग रहा है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। सा म ग प म ध प म प सा ध प म प ध प म प म रे सा। सा म ग प म ध प सा रे सा ध प प म प सा ध प प म प ध प म प म रे सा। सा म ग प म ध प म प म रे म प म रे सा रे रे सा सा कान रे नंदन नंदन। प प सा रे रे सा रे सा ध ध प म म प ध नि सा ध ध प म म प ध म म प म रे सा म प ध प म प म रे सा म रे सा कान कान रे नंदन नंदन कान। अब ये जब पलटों की बात करते हैं तो हम देखिए पलटों का बेस क्या है। पलटों का बेस तो आलाप है। सा म प म प ध प म। सा म प प म प ध प म। सा म ग प म ध प म प ध प म। दोनों हो सकते हैं। सा म प प म प सा ध प म प ध प म। सा म ग प म ध प म प सा ध प म प ध प म। म प ध नि ध प म प ध प म। जिन परंपराओं में कोमल ध निषाद का प्रयोग होता है वो इस प्रकार से पलटे होंगे। म प ध नि ध प म प ध प म। म प ध नि सा नि ध नि ध प म प ध प म। सा म म रे सा म ग प म ध प म। सा रे रे सा ध ध प म म प ध प म रे सा। म प ध नि सा ध ध प म म प ध प म रे सा कान रे नंदन नंदन कान रे कान रे कान रे नंदन नंदन। तो राग को हम जब भी राग को गाते हैं सबसे पहले राग में ये समझ लीजिए कि स्वर समुदाय जो है वो कौन कौन से प्रयोग हो रहे हैं। उसको राग को समझना कि किसी भी राग को जब हम विस्तार करते हैं कि स्टेप वाइज चलिए। पहले राग के आरोह को जानिए, उसके न्यास के स्वर कौन से हैं, जैसे इसमें षड्ज मध्यम पंचम, और उस राग की पकड़ क्या है या उसकी पहचान क्या है या कौन सा स्वर समुदाय है जिसको गाते ही राग जो है वो स्पष्ट होता है। जैसे कि सा म प म प ध प म सा रे सा। तो ये स्वर समुदाय जो है वो सा म प म प ध प म इतना गाने से जो है वो केदार सामने आता है। तो इसका मतलब राग की पहचान इससे है। तो जब ये पहचान समझ में आ जाती तो उसका प्रयोग करना भी आसान होता है। दूसरा आप ये देखिए कि किसी भी राग में कौन कौन से स्वर गुच्छ हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको जानिए। फिर उन स्वर गुच्छों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। जैसे हम कहते हैं कि भाई वादी स्वर है, संवादी स्वर है, अनुवादी स्वर कौन से हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, उसको किस प्रकार से जोड़ा जाए। तो जोड़ने पर ही तो एक स्वरूप पैदा होगा। तो वो कैसे जोड़ा जाए ये आपको तीसरी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और एक बात ध्यान में रखना है कि कौन सा स्वर या किस प्रकार का स्वर संगति जो है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि राग जो है वो कहीं और पहुंच जाए। और क्योंकि हम अंग की बात कर रहे हैं, उस राग में जो अंग प्रयोग हो रहा है वो अंग कहाँ कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, कहाँ कहाँ पर वो झलकता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। राग को मध्य और तार सप्तक में अधिक गाया जाता है
या मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक गाया जाता है, इसका ध्यान रखते हुए उसका प्रयोग या विस्तार वैसे ही किया जाता है। जैसे कुछ राग जो है मंद्र और मध्य के राग होते हैं, कुछ राग जो है वो मंद्र मध्य तार तीनों में बखूबी खिलते हैं, कुछ राग जो है वो मध्य और तार सप्तक में है जो है वो ज्यादा उसका प्रयोग होता है, ज्यादा खिलते हैं या उसका चलन ही वैसा होता है, उसको बनाया ही वैसा गया है। तो ये हमें विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना चाहिए। राग में ऐसा कोई स्वर तो नहीं जो कि राग को बिगाड़ रहा है, कि राग के स्वरूप को कहीं और पहुंचा रहा है, इसका भी आप ध्यान रखिए। और तब आप इसके आरोह को गाएंगे, उस आरोह अवरोह से आपको ये समझ में आ जाएगा या हमें ये पता है किस राग में कौन से स्वर वर्जित हैं, आरोह में वर्जित हैं कि अवरोह में वर्जित है या दोनों में वर्जित है, कौन सी स्वर संगतियाँ इस पर प्रयोग हो रही हैं और कौन से स्वरगुच्छ प्रयोग हो रही है। जब पता चलता है उसको फिर आप प्रैक्टिकल उसमें या प्रयोगात्मक रूप में जब उसको देखेंगे तो राग समझकर सामने आएगा। किसी भी विद्यार्थी के लिए ये मैं नहीं कह सकती कि कोई बड़ा कलाकार बन जाता है या कोई बहुत एक अच्छे गुरु के पद पे है या शिक्षक के पद पर है, तो ये जरूर नहीं कि सारे राग में उसकी महारत होगी। यदि वो अभ्यास करे, यदि वो उसको बार बार राग को गाता बजाता है तो वो राग जो है स्पष्ट होकर उसके सामने आता है, तब उसको उस राग का आनंद ज्यादा अच्छे से उसको आने लगता है और वो उसको घंटों जो है राग को गा बजा सकता है। तो राग केदार अधिकतर विद्वानों की, अधिकतर संगीत कलाकारों की, अधिकतर गायकों की, वादकों की जो है वो एक क्या कहना चाहिए बहुत प्रिय रागों में से है। और आप चित्रपट संगीत में तो बहुत ही एक मशहूर गीत है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। पूरा राग केदार इसमें सामने स्पष्ट होता है। कभी कभी उदाहरण के तौर पे ऐसे गीतों को भी गुनगुनाना चाहिए। ये नहीं कि आप शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी हैं तो आप सुगम संगीत को आप नहीं गाएंगे, उसको भी गाइए। संगीत तो संगीत है, हर तरह का संगीत है, उसका आनंद लीजिए, अपनी अलग अलग रुचि होती है। लेकिन जब रागदारी पर आते हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इसमें क्या वो खास चीज़ है जो इसको राग केदार बनाती है। अंग की बात करें तो कौन सा अंग विशिष्ट है जो इसको केदार अंग की झलक इसमें आती है, केदार अंग कहाँ पर स्पष्ट रूप से आता है। इसके समप्रकृतिक रागों में आता है राग कामोद और राग हमीर। ये दोनों भी बहुत मधुर राग हैं और समप्रकृतिक यानी कुछ स्वर गुच्छ इन दोनों में भी प्रयोग होते हैं जो कि इसको राग केदार की समीप लेकर आता है। लेकिन हमें अंतर जो है वो जानना चाहिए, जो हम आपको अगली श्रृंखला में आपको इसके विषय में बताएंगे। तो जब आप एक राग को करते हैं उसको अन्य रागों से कैसे अलग किया जाए, कौन सी विशिष्टता है, उसका ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जब विस्तार करते हैं तो वो किसी और राग को सामने ले आते हैं, तो क्या होता है कि उनको ये आभास नहीं होता कि वो दूसरे राग के स्वरों को इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके स्वर समुदाय को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो राग को बिगाड़ रहे हैं। उनको उसमें आनंद आने लगता है और वो जो है उसको लगातार गाते चले आते हैं या लगातार उसका वादन करते हैं। तो क्या होता है कि राग जो है वो कहीं ना कहीं राग को क्षति पहुंचती है और राग बिगड़ सकता है। तो राग को जब आप करें तो उसको उसकी शुद्धता को जो है वो बरकरार रखें। तो एक बंदिश जो है वो एक ताल की बंदिश है, द्रुत एक ताल की, उसका उदाहरण आपको देती हूँ। पायन की दूर जान, पायन की दूर जान, राखिए गोसैया मोए पायन की दूर जान, पायन की दूर जान, राखिए गोसैया मोए, राखिए गोसैया मोए पायन की दूर जान, पायन
मरी तो डार डार, तू मरी तो डार डार, फल फूलन को गार, फल फूलन को गार, हमको तो अलग रंग, हमको तो अलग रंग, एक तोरी जैया मोय पायन की दूर जानी, पायन की दूर जानी। अब इसमें देखिए पहली मात्रा से ही बंदिश जो है वो आरंभ होती है। तू ना कत्ता धागे त्रिकट धीर, धिन धिन धागे त्रिकट, तू ना कत्ता धागे त्रिकट धीर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, पायन की दूर जान, पायन की दूर जानी, राखिए गोसैया मोय, राखिए गोसैया मोय पायन की दूर जानी। अब इसकी पलटे या ताने ले तो कैसे बनेगी? मामा रे सा सा मा गा पा मा रे पा मा पा मा रे सा नि सा मा रे सा, पायन की दूर, मा पा सा सा रे रे सा सा दा दा पा मा पा रे नि सा सा दा दा पा मा पा दा पा मा रे सा, मा पा सा दा दा पा मा रे सा 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 मा गा पा मा दा पा सा रे सा सा दा दा पा मा पा दा पा मा रे सा, मा पा दा पा मा रे सा, वही वाला अंग आ गया। मा पा दा पा मा रे सा, सा रे सा सा मा रे सा, मा पा दा पा मा रे सा, पा पा सा सा दा पा मा रे सा, पा पा सा सा रे रे सा सा दा पा मा पा दा पा मा रे सा, पा पा सा सा रे रे सा सा मा रे सा, सा रे सा सा दा दा पा मा पा दा पा मा रे सा, मा पा दा पा मा रे सा, मा रे सा नि सा, पायन की दूर जान। ये जो पलटा मिलेगा, ये जो तान मिलेगा, इसमें वो सारे स्वर गुच्छ हैं जो मैंने आपको बताए, यानी वो स्वर संगतियां जो राग केदार को राग केदार बताती है और साथ में केदार अंग को झलकाती है। पायन की धूर जानी, मबदनी सारी सा, बहुत सुंदर लगता है। मबदनी सारी सा मंगली सा सारी सा दा दा पा मा पा दा पा मा रे सा 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 मा गा पा मा दा पा मा सारी सा दा दा पा मा पा दा पा मा सारे सा सा, पायन की धूर जान, पायन की धूर जान, पायन की धूर जान। तो राग में कौन से स्वर गुच्छ उस अंग को झलकाते हैं, केदार अंग को, आज आपको स्पष्ट हुआ होगा। राग केदार की अपनी कौन सी विशेषता है ये आपको समझ में आए होंगे। कल्याण ठाट के अंतर्गत आने के कारण कहाँ पर वो कल्याण के का अंग आता है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कुछ बंदिशों का उदाहरण भी दिया है। कोशिश कीजिए इसको आप समझकर अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करने से आपको बहुत जल्दी ये राग समझ में भी आएगा, और अपने अभ्यास और अपनी प्रस्तुतिकरण राग को जब आप करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।